नमस्ते बच्चों। आइए, स्वागत है आपका हिंदी भाषा और साहित्य के इस ई कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक अब ज्ञान सागर के पाठ 6 की एक महत्वपूर्ण कहानी अनोखा वरदान। अनोखा वरदान के कहानीकार हैं मनोज दास। आइए जानते हैं क्या है अनोखा वरदान, कैसी है कहानी। एक राज्य में विजय सिंह नाम का एक राजा था। राजा विजय सिंह अत्यंत दयालु, बुद्धिमान, बहादुर और प्रजा हितैषी था। वह अक्सर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए रात को भेष बदलकर निकल जाया करता था। ऐसी स्थिति में कुछ दूरी पर उसके कुछ चुने हुए अंगरक्षक भी चला करते थे। एक रात जब वह भेष बदलकर निकला तभी वर्षा होने लगी। वह बुरी तरह भीग गया। कुछ चोर भी चुपके चुपके उसका पीछा कर रहे थे। वे राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। रात अंधेरी थी, तूफानी और बारिश भी हो रही थी। राजा भीग गया था, फिर भी उसे कोई डर न था। उस समय वह अपने शानदार घोड़े पर सवार था। तभी बारिश की कीचड़ में घोड़े का खुर किसी गड्ढे में फंस गया। बारिश के कारण जो कीचड़ हुई थी उसके चलते एक गड्ढे में घोड़े का खुर फंस गया। राजा थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसने निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर जो चोर थे जो उसका पीछा कर रहे थे, चोरों ने उसे घेर लिया। राजा ने देखा कि अचानक ये चोर और चोरों ने राजा को लूटना चाहा और साथ साथ वे उस घोड़े को भी लेना चाहते थे। राजा ने अपनी कमान संभाली। वो अपने हथियार, अपने तलवार उसने चुपके से जो छुपा कर रखी थी निकाली। अब दोनों चोरों और राजा के बीच अभी मुकाबला होने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ नौजवान वहाँ उपस्थित हुए। उन नौजवानों ने उन चोरों को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घिर गए। अचानक राजा भी चकित रह गया। अचानक आए नौजवानों से सभी नौजवान काफ़ी सबल थे और उन लोगों ने बहादुरी से उन चोरों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें बांधकर राजा के हवाले किया। राजा ने कहा कि अब इन्हें ले चलना होगा। तब तक पीछे से राजा के अंगरक्षक भी आ गए और उन अंगरक्षकों ने सबको लेकर दरबार में हाजिर किया। रात हो गई थी, इसलिए सुबह दरबार में सुबह सुबह ही सबसे पहले चोरों को सजा दी गई और फिर चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये तो एक अद्भुत बात हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो राजा प्रजा की इतनी चिंता करता है, जो रात को भेष बदलकर हमारे हाल जानने के लिए घूमता है, भला उनको लूटने के लिए चोर तो पकड़े गए, सब खुश थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी वह थी कि 6 नौजवानों ने बड़ी ही वीरतापूर्वक उन चोरों को पकड़ा था और उन चोरों से अधिक उन बचाने वाले नौजवानों की चर्चा हो रही थी। तो राजमहल में खुशी का माहौल था, सब खुश थे और यह देख रहे थे कि देखें राजा खुश होकर उन्हें क्या देता है। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने जब लाया गया तो राजा ने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा
पूरी कर दूंगा। उन छहों में से सबसे बड़ा जो था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिन से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए आलीशान भवन बनवाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी तरक्की पूरी कर दी, उसकी इच्छा पूरी कर दी। तीसरे नौजवान ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। अब पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भर के उसे दे दिया गया। राजा को धन की तो कमी थी नहीं। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी तो बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेवारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाए तो उसके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो। राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों को न घोड़े को, यानी किसी तरह का कष्ट राजा को न हो, उनके सेवकों को न हो, उनके घोड़ों को भी कोई कष्ट न हो, इसका प्रबंध किया जाए। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देख रेख का खर्च कैसे चलाएगा भला? कैसे राजा और उसकी संगी साथियों की देखभाल करेगा? इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था, यह एक बड़ी शर्त थी। इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी, यानी उसको नौकरी भी देनी पड़ी। अब तो उतना ही सम्मान होने लगा जितना कि किसी राजकुमार का होता है। अभी एक बात और बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता तो होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसी को नहीं हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारी की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। तो बच्चों, आप देखें कि इन 6 नौजवानों का जो वरदान था, उनमें से जो छठा नौजवान था उसने जो अपने वरदान मांगे
वह बिल्कुल एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा मांगा गया, धैर्यपूर्वक मांगा गया वरदान था, जिसमें पिछले 5 नौजवानों के वरदान एक साथ शामिल हो जाते हैं। जितना पांचों ने मिलकर मांगा, उतना उस नौजवान ने अपने एक वरदान में पलक झपकते ही मांग लिया और बड़े ही आदर के साथ राजा को उसकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ी। बच्चों, यह कहानी हमें यह बताती है कि जब भी आपको अवसर मिलता है तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल धैर्यपूर्वक सूझबूझ से करनी चाहिए। बाकी देखिए कि 5 नौजवानों ने जैसे ही उन्हें अवसर मिला, उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को देखते हुए एक एक वरदान मांगा, लेकिन इन वरदानों से उनके पूरे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला था। लेकिन छठे नौजवान ने जिस तरीके से वरदान मांगा, उस वरदान में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। यानी उसे धन मिल गया, उसे नौकरी मिल गई, उसे राज दरबार का सम्मान मिल गया, उसकी शादी हो गई, उसके घर का निर्माण हो गया, उसके पास धन भी हो गया और इस तरह से वह राजकुमारी के साथ शादी करने का भी उसे अवसर मिल गया। तो उसे अब कुछ भी, कोई भी चीज़ की कमी न रही। तो यह है अवसर का सही उपयोग, सही सदुपयोग। तो छठे नौजवान के वरदान की यह चर्चा तो होनी ही थी। तो यह कहानी अपने आप में यही सीख देती है, अत्यंत रोचक ढंग से। आइए अब देखते हैं कि क्या है इस कहानी में, शब्दों की स्थिति क्या है, भाषा कैसी है और अभ्यास क्या है। तो देखें आप कि यहाँ पर कुछ सामान्य शब्दों के सहारे कहानीकार ने बड़े ही सरस ढंग से कहानी को रचा है। कुछ जो कठिन शब्द आपके लिए हो सकते हैं, उसमें है भेष। भेष का मतलब है रूप। भेष बनाना यानी रूप बनाना, भेष बदलना यानी रूप बदलना। लालसा यानी इच्छा। नियुक्त यानी लगाया हुआ, बहाल। विदूषक यानी मस्खरा, जोकर, मनोरंजन करने वाला। अतिथि यानी मेहमान, आया हुआ। प्रजा यानी राज्य की जनता। प्रथा यानी रीति रिवाज। गृहिणी यानी घर की मालकिन, गृहस्वामिनी या पत्नी भी कहा जाता है। मिजाज यानी स्वभाव। अनोखा यानी विशिष्ट, अनोखा, अनूठा, सबसे भिन्न। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं। इस कहानी की भाषा बहुत ही सहज सरल है और शिल्प बहुत ही रोचक है। आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। अब भाषा में से जो कुछ अभ्यास हैं देखें। जैसे पाठ में से 6 क्रिया शब्द चुनना है, पहला अभ्यास है। तो क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द, जैसे ध्यान रखता था, जा रहा था, भीग गया, मांगा, हुक्म दिया, कहा, ये सभी 6 शब्द क्रिया के रूप में यहाँ रखे गए हैं। इसी तरह से दूसरा अभ्यास है, पाठ में से चुनकर दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। आपके अभ्यास में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका विपरीत अर्थ अपने पाठ में से चुनकर लिखना है। जैसे रंक, रंक का राजा। अंदर, अंदर का बाहर। अस्वीकार, अस्वीकार का स्वीकार। घ है विद्वान, विद्वान का मूर्ख। और तीसरा जो अभ्यास है वह अपने आप में थोड़ा सा अलग अभ्यास है। इसे समझने के लिए आपको अपने शब्दकोश यानी डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी का सहारा लेना चाहिए, समझने के लिए कि किस शब्दों की कैसे योजना की गई है। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले रखा जाता है, कौन सा वर्ण पहले रखा जाता है, उनमें कौन सी मात्रा पहले लगाई जाती है। तो एक सामान्य जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे स्वर व्यंजन में आप देखेंगे कि स्वर वाले जो वर्ण हैं वो पहले रखे जाते हैं, और उसमें भी उनके ऊपर अगर अनुस्वार या अनुनासिक है तो उन्हें पहले रखा जाता है, यानी अनुस्वार वाला पहले रखा जाता है। तो इस तरह से
आप देखें कि इस पूरे 8 शब्दों में सबसे पहला वर्ण कौन सा है जो स्वर वर्ण के हैं का है। तो इसमें 2 शब्द ऐसे आए हैं, अंगरक्षकों और अतिथि। दोनों में पहले अ वर्ण का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि जब 2 स्वर वर्ण यहाँ पर हैं तो किसमें मात्रा है, कौन सी मात्रा है। तो पहले अंगरक्षक में देखें तो अ के ऊपर अनुस्वार है, तो इसलिए यहाँ पर अंगरक्षक को पहला नंबर दिया जाएगा और फिर अतिथि को दूसरा नंबर दिया जाएगा। इसी तरह से अब देखें कि आगे बढ़ें तो कौन सा वर्ण आता है वर्णमाला का सबसे पहले। तो अ से लेकर ईश्वर वर्ण के 2 ही शब्द थे। अब व्यंजन वर्णों में देखें तो क से कुछ नहीं है, ख से कुछ नहीं है, ग से जो एक शब्द आ रहा है वह है गृहिणी। यहाँ पर चूंकि अकेले है गृहिणी, अन्य कोई भी ग से शब्द नहीं है, तो गृहिणी तीसरे नंबर पर हो जाएगा। चौथे नंबर पर देखें तो क वर्ग के बाद च वर्ग का ज आता है। तो जीवित शब्द में देखें तो जीवित शब्द आया है जिसमें ज का प्रयोग हुआ है, तो चौथा नंबर है जीवित। और फिर देखें च के बाद ट वर्ग का इसमें एक भी शब्द नहीं है, फिर त वर्ग का भी इसमें एक भी शब्द नहीं है। और फिर देखें तो प वर्ग का, तो प वर्ग का शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार प से अन्य और भी कोई वर्ण शब्द नहीं है, तो पुरस्कार 5वें नंबर पर। और फिर इसके बाद प फ ब भ, भ जो है चौथा वर्ण, तो इसमें दिया हुआ है भेष। भेष भ से बना है, तो इसमें इसे छठे जगह पर रख दिया गया है। और फिर इसके बाद देखें तो तलाव्य स पहले आता है वर्णमाला में, इसके बाद दंत्य स आता है। तो पहले जो तलाव्य स आया है तो शीघ्र हम उसे यहाँ रख देते हैं, और फिर स्वयं 8वें स्थान पर, यानी 7वें स्थान पर शीघ्र और 8वें स्थान पर स्वयं। इस तरह से क्रम बनता है। पहला है अंगरक्षकों, दूसरा अतिथि, तीसरा गृहिणी, चौथा जीवित, 5वां पुरस्कार, छठा भेष, 7वां शीघ्र और 8वां स्वयं। तो इस तरह से आपको इस शब्दकोशीय क्रम को समझने के लिए अपने हिंदी की डिक्शनरी यानी शब्दकोश को देखना होगा, समझना होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपने अपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया होगा और समझने में यह वीडियो आपका भरपूर सहयोग करेगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर पसंद करें इसे, और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।